So everyone note down. Today we are starting a very important chapter of class 11, which will be used in class 12 as well. Okay, and that is straight lines. और ये चैप्टर में हम लोग काफी टाइम स्पेंड करेंगे और ये चैप्टर को बहुत डिटेल में कोशिश करेंगे समझने का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। कुछ चैप्टर्स क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें एक ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। दिस ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट से, या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेन से। प्लेन होता क्या है? नाउ सी, प्लेन का मतलब हो गया सरफेस, ठीक है? और अगर हमको मान लो ग्राफ में, मतलब हमको कोई भी चीज मैथमेटिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, सो वी स्टार्ट विद अ पॉइंट। तो अगर मुझे वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले सरफेस चाहिए। तो हम लोग कौन से सरफेस को यूज करते हैं? वी यूज एक्स वाई प्लेन और टू डायमेंशनल प्लेन टू रिप्रेजेंट any two-dimensional figure graphically. क्लियर? तो प्लेन का मतलब क्या होता है? जहां पे भी अगर टर्म आएगा प्लेन, तो प्लेन मतलब क्या हो जाएगा बताओ तो? सरफेस। तो सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन। और मैथमेटिक्स में प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी सरफेस को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? दो लाइंस ड्रॉ करके, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, which are mutually perpendicular to each other, so that it divides the surface into four parts, where the first part, that is the first quadrant, is a quadrant where x coordinate and y coordinate both are positive. And you all know, like it मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या। नेक्स्ट, अगर मान लो पॉइंट का बात करूं, तो मुझे अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूं वो क्या है बताओ तो? पॉइंट है। अगर मैं स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन को ग्राफ पे, प्लेन पे मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो क्या है बताओ तो? पॉइंट। और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो कंपोनेंट चाहिए। पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो कंपोनेंट। जहां पे जो पहला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, ठीक है? और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। This is called ordinate and the first component is called abscissa. All right? Now, इसका मतलब क्या होता है? ये ordinate abscissa का भी कुछ मतलब होता है। Let's see what is the meaning of this abscissa and ordinate. तुमको हमको पता है, तुम लोग बोलेगा सर मतलब तो क्या ये x कोऑर्डिनेट है या y कोऑर्डिनेट है, बट और भी कुछ डिटेल में इसका मीनिंग होता है, ध्यान दें। अब देखो यहाँ पे सपोज मान लो एक मैं पॉइंट को प्लॉट करना चाहूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2,3, ठीक है? तो अगर मैं 2,3 को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सपोज ये ओरिजिन हो गया वो पॉइंट जहां पे, मतलब जहां पे कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब वो हो गया तुम्हारा एकदम, मतलब रेफरेंस पॉइंट हो गया किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने से पहले, वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब इसके रेस्पेक्ट में मैं प्लॉट करने जा रहा हूं पॉइंट को, किस पॉइंट को बताओ तो? 2,3 को। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इस पॉइंट से मुझे, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली मुझे 2 यूनिट राइटवर्ड मूव करना पड़ेगा। ध्यान से नोट कर ले, कितना यूनिट उसको राइटवर्ड मूव करना पड़ा पॉइंट को? 2 यूनिट। और यहां से उसको कितना यूनिट वर्टिकली अपवर्ड मूव करना पड़ा बताओ तो? 3 यूनिट। तो जाके ये पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट किया 2,3। समझ में आया बात? तो जाके हम लोगों ने पॉइंट को प्लॉट किया 2,3। तो एक बार मुझे बताओ ये बात कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, हु विल आंसर मी? टेल मी। 3 यूनिट्स। तो अगर हम देखें तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वी कैन से। तो एब्सिसा का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और अगर तुमसे ये पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस? 2 यूनिट्स। तो ऑर्डिनेट का मतलब, एब्सिसा का मतलब होता है शायद, या एब्सिस, देखो अगर देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स है। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एंड एब्सिसा मींस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ऑलराइट? तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द
y एक्सिस, ऑलराइट, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिस। और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं और y एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सिस कहते हैं, ऑलराइट। सो फटाफट, और एक और चीज पता ही होगा तुम लोग को कि किसी भी पॉइंट को अगर हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इफ आई प्लॉट एनी पॉइंट ऑन द y एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना? तो ये सब चीज क्लियर है, और ओरिजिन पे 0,0। तो फटाफट इसको एक बार प्लॉट कॉपी करो अपनी कॉपी में। Point number 3. Now I try to show few formulas का derivation also so that you are interested, okay? मतलब थोड़ा तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो चैप्टर में। तो सिर्फ फॉर्मूला देख के नहीं, मतलब बस बताएंगे नहीं, मतलब उसको डिटेल में हम जाना चाहते हैं सच दैट यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब तक वो चीज को डेप्थ में ना जाए, इंटरेस्ट कम आता है, तो एक बार हम उसको थोड़ा डेप्थ में हम हो जाते हैं। तब देखो तीसरा हो गया तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ लेट अस सी कि ऐसे सोचे कि हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला आता ही नहीं, और इस हिसाब से हम इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या देखना है। सपोज प्लेन पे, मैं जिस प्लेन का बात कर रहा हूं, यू नो इट्स कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, ओके। सपोज इस प्लेन पे मैं दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूं। सपोज मान लेते एक पॉइंट है a x1, y, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है मान लो b x2, y2। और मान लो मैं ये दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट किया मैंने प्लेन पे, ठीक है, पॉइंट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मान लो मुझे जानना हो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय दिस टू पॉइंट्स, अगर मान लो मुझे ये जानना हो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट लेट्स अज्यूम दैट आता नहीं है लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला, और मुझे फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो सबसे पहला सवाल तुम लोग से मेरा ये है कि बताओ तो ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना बताओ? y1, ठीक है। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? y2, ठीक है। अब बताओ मुझे इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? यस, x2। और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? x1। अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस, ये वाले पोर्शन का लेंथ कितना होगा, तो मुझे कोई बता सकता है लेंथ कितना होगा? देख के बताओ तो। पूरा यहां से लेके यहां तक का लेंथ, यहां तक का लेंथ कितना है बताओ तो? x2 है, दिख रहा है कि नहीं x2? क्या सबको दिख रहा है x2? यस। और यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है? ये पोर्शन का देखो एक बार, ये वाले पोर्शन का लेंथ कितना है? x1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पार्ट का लेंथ कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ टेल मी एवरीवन, ये पोर्शन का लेंथ कितना है? दिख रहा है? इधर से x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? y2। और यहां से लेके x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है? y1। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये पार्ट का लेंथ कितना होगा, ये वाला पोर्शन का लेंथ, तो कितना हो जाएगा बताओ तो? तुमको दिख रहा है कि ये y2 है, ये वाला देखो ये ना, ये पोर्शन का लेंथ और ये पोर्शन का लेंथ इक्वल होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज y2 माइनस y1? यस। नाउ कैन आई से दैट दिस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? क्लियर? बिकॉज ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे ये बताओ कि ये तीनों साइड्स के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? अगर हम तुमसे पूछे कि AD का AC का और BC के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। सो ये रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC बताओ तो? x2 minus x1. What is the length of BC? y2 minus y1. और मुझे AC का लेंथ पता है, तो ये होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दो। तो बताओ तो मुझे AB क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? क्या मैं बोल सकता हूँ कि AB इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर? कैन आई से यूनिट? क्योंकि ये क्या डिनोट कर रहा है AB,
किसी भी चीज का लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, तो लेंथ का जो जो मतलब जो आंसर आएगा, ये जो मैग्नीट्यूड मेजर किया जाएगा, या तो वो सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, या वो मीटर में, या वो किलोमीटर में। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना, यूनिट। समझ में? और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, ए बी बोलो या बी ए बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। If you say AB or if you say BA, what does it mean? It means same thing only. तो हम AB लिखे या BA लिखे, मतलब हम we are measuring what? We are measuring the length of this line segment, that is AB only. Or we can say we are measuring the distance between these 2 points. तो एक बार फटाफट इस चीज को कॉपी करो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, क्लियर करो। Now next is the section formula. देखो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर दो फॉर्मूला आता है, एक आता है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला और एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। ये क्या होता है देखना एक बार सबको ध्यान से। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। सपोज मान लो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ए दैट इज x1, y1 and b x2, y2. So we have a line segment AB, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। इमेजिन करो कि एक स्टिक है, ठीक है, एक वुडन स्टिक है, और मुझे इसको तोड़ना है। मान लो मुझे तोड़ना है इस पॉइंट से, ठीक है ना, इमेजिन करो कि इसको मुझे तोड़ना है इस पॉइंट से, और मान लो ये पूरा स्टिक का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और मुझे जो पहला जो एपी वाला पोर्शन तोड़ना है, इसका लेंथ है मान लो 4 सेंटीमीटर, और टीबी का जो पार्ट जो है उसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। मतलब मुझे 10 सेंटीमीटर का स्टिक को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, such that one part is 4 centimeter and the other part is 6 centimeter. If I ask you what is the ratio of AP is to PB, what will be your answer? Definitely 4/6. 4:6. That is 2:3. तो अगर मान लो ठीक इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ 2:3 बोला ना, एग्जैक्टली सेम अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि सपोज ये AP is to PB का रेशियो M:N अगर होगा, ठीक है, रेशियो मतलब AP is to PB का रेशियो, ये क्या है बताओ तुम? ये AP is to PB का, समझ जाना तुम लोग। अगर मुझे ये बात पता है तो हम पॉइंट P कैसे निकाल सकते हैं देखना है। हम पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। देखो इसका बहुत सिंपल तरीका है। देखो ये जो m है ना, वो किसके तरफ है बताओ? a के तरफ। तो m को a के तरफ वाले से नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस जाओ b से, और n को जो है a से मल्टीप्लाई करना, ये एरो देखो क्रॉस, ठीक है। मतलब मान लो मुझे अगर p का x कोऑर्डिनेट जानना है तो हम क्या करेंगे बताओ तो, m को b का x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा m into x2, और n को a का x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n into x1 डिवाइडेड बाय m plus n। ऑलराइट, अगर मुझे पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट जानना है तो m को मैं b का y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और n को a का y कोऑर्डिनेट से डिवाइडेड बाय m plus n। ये सिंपल तरीका हो गया ये फॉर्मूला को याद करने। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन, ये भी फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज दिस एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला? ध्यान देना, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला मतलब क्या है, ध्यान से नोट करो। जैसे इस तरह का भी सिचुएशन आता है, जब तुम लोग क्लास 10 में जब तुम लोग ट्रायंगल्स या सर्कल जैसे चैप्टर किया था, तो इस तरह का तुम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, याद है? लेट अस प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब पता है ना क्या होता है, मतलब उसको लेट अस एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट, उस साइड से हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो सपोज एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं A और B। यू हैव अ लाइन सेगमेंट A x1, y1 एंड B x2, y2, और मान लो मैं इसको एक्सटर्नली प्रोड्यूस करना चाहता हूं, प्रोड्यूस करके, और मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है x, y, मतलब जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड अ लाइन? लाइन देखो दोनों तरफ हम एरो देते हैं, ये एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में हम कितना भी प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। इसीलिए लाइन का अगर कोई भी बोले ना लेंथ क्या होता है लाइन का, तो ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि लाइन का कभी भी लेंथ नहीं हो सकता। लेकिन अ पार्ट ऑफ लाइन कॉल्ड लाइन सेगमेंट, पार्ट मतलब मैं डेफिनेट कुछ चीज का बात कर रहा हूं जहां पे इनिशियल मतलब उसका दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड है, उसका मैं जब बात करूं तो वो लाइन सेगमेंट होता है। सो लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है, लाइन का कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों तरफ हम कितने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको।
तो अगर मान लो यहाँ पे मुझे एक लाइन सेगमेंट को मैंने प्रोड्यूस किया और वो जाके पॉइंट पी पे रुक गए, अगर मुझे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये क्या करना है, देखो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, इसके लिए पता होना चाहिए तुमको m और n। अब ये n किस पार्ट पर, ये किस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो। यहाँ पे ध्यान रखना, समझने का बात है कि ये AP इज टू PB का रेशियो है, याद रखना n इज टू n। ये मत सोचना कि m मतलब AB इज टू BP का, नहीं बिल्कुल गलत। याद रखना m और n जो यहाँ डिनोट कर रहा है, क्या चीज को डिनोट कर रहा है बताओ तो, ये इस पार्ट का AP का इज टू BP का रेशियो को डिनोट कर रहा है। समझ में आया तो बात। अगर मान लो उस केस में हम लोग को पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जानना है तो क्या करेंगे, सेम तरीका, ओके सेम तरीका हम लोग को यूज करना है, दैट इज, ठीक है, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। और अगर पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जानना है, my2 minus ny1 divided by m minus n. Is this clear everyone? Please copy down fast. ठीक है, अगर मान लो 2 पॉइंट, सिंपल है, सबसे इजी फॉर्मूला तुम लोगों को यही लगा होगा, मिड पॉइंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट का अगर मान लो मुझे बीच का एक पॉइंट जानना हो तो बस सेक्शन फॉर्मूला वाले जो फॉर्मूला है नंबर 1 है, उस फॉर्मूला में जहां पे m है वहां पे 1 लगा दो और जहां पे n है वहां पे 1। क्यों बताओ तो, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब ये जो रेशियो होगा वो 1:1। तो फिर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल से डायरेक्ट करता हूं ये सबको। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का मुझे तीनों वर्टिसेस पता है। rather than giving you I mean explaining in terms of x1 y1, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जहां पे 3 पॉइंट्स है, मतलब ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पता है। Say it is -1, 2, सपोज 3 वर्टिसेस पता है और मुझे ये ट्रायंगल से जो एरिया, मतलब ये ट्रायंगल को प्लॉट करके जो एरिया इनक्लोज मिलेगा, ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे, ध्यान। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हाफ, ठीक है, हाफ देना है। हाफ के बाद एक मॉड्यूलस देना है। ये मॉड्यूलस का मतलब काम क्या करते हैं बताओ तो, मॉड्यूलस किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को वो पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना के, मतलब आंसर दे उसका रिजल्ट। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इस मेथड का नाम है शूलेस मेथड। शूलेस मतलब जैसे हम लोग अपने जूता में लेस मतलब लगाते हैं ना टाई करने के लिए, मतलब लेस जैसे पैटर्न से रहता है, वही पैटर्न से ये फॉर्मूला भी काम करता है। क्या देखना एक बार, पहले मैंने स्टार्ट किया ए का कोऑर्डिनेट को लिख दिया 1,2, उसके बाद मैंने लिखा मान लो बी 3,4, उसके बाद मैंने लिखा सी -1,2। तो मैं वापस से ए को रिपीट कर दूंगा, मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया था ना वापस से वही चीज एंड में रिपीट करूं। ये एक्चुअली लॉजिक है फॉर्मूला को समझने का। मतलब अगर मान लो मैं बी से स्टार्ट किया फिर ए लिखा, मतलब बस इतना चीज याद रखना, जो स्टार्ट किया ना वही चीज वापस लास्ट में रिपीट, बाकी कुछ नहीं है। ए बी सी लिखो या सी ए बी लिखो या बी ए सी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में उसी चीज को रिपीट करो। अब इसको शूलेस मेथड क्यों बोलते हैं, ध्यान रखो। मॉड के अंदर अब देखो ध्यान से, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई तो हो गया 4 माइनस, बीच में साइन क्या आएगा माइनस, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया -4। तो माइनस ऑफ -4 क्या हो गया प्लस, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मॉड के अंदर, मतलब ये पूरे को मॉड के अंदर रख दिया। 4 - 6 क्या हो गया 6 + 4 10, क्या, हाँ चलो -4, आई थॉट 0 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा 10 - 6 कितना हो गया 4, और 4 का मॉड्यूलस कितना होता है, सो व्हाट इज 4 × ½ 2 स्क्वायर यूनिट हो गया हमारा इस ट्रायंगल का एरिया।
ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे एरिया 0 आ जाता है, मान लेते हैं ऐसा कि मतलब मैंने कैलकुलेट किया और आंसर 0 आ गया, तो बताओ तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बताओ। अगर ट्रायंगल, मेरा बात समझ सुना तुम लोग? क्या मैंने पूछा, क्या क्वेश्चन है मेरे समझ में? मान लो मैंने ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकाला और बाद में मेरा पूरा ये जो कैलकुलेशन है वो सब सही है, लेकिन आंसर जो है ट्रू के अलावा 0 आ गया, तो एक बात बताओ मुझे, ये तीनों वर्टिसेस पे क्या कमेंट कर सकते हो? देखो एक बात तो मैं क्लियर बोल दूं कि तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन पे ना लाई करें तो वो मतलब तीनों पॉइंट्स को अगर एक लाइन पे लाई करेगा मतलब वो कोलिनियर होगा, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होगा तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल फॉर्म होगा, डेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एरिया 0 आ गया तो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो याद रखना, कोलिनियरिटी प्रूव करने का ये भी एक ऑल्टरनेट वेज है, ठीक है ना? समझ में आया मेरा बात क्या बोला मैंने? एरिया अगर 0 आ गया बाई चांस, इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग को एक ज्योमेट्रिक फिगर, मतलब वो जो ट्रायंगल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा, बट वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर, इसीलिए से कोई भी एरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो लाइन पे लाई कर, ठीक है? एरिया क्लोज है ही नहीं इसके अंदर। समझ में आया ना बात? एक बार फटाफट इसको कॉपी कर। सो 15 बी निकालना एक बार सबको ही, और 15 बी से यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड सम्स करना है तुम लोग को, डिस्टेंस फॉर्मूला ये सब करके टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है, I believe. Like, so you can start directly from sum number 6, then 8, so that you know the concept of median here. 6, 8. Then we have 11 and 15. And one sum that is 16 का 1, बस इतना ही. Okay, start. So 15 के बाद कौन सा? 15 के बाद 16 का 1. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही आसान है। एक सर्कल का अपने लोग को सेंटर दिया हुआ है, सेंटर भी दिया हुआ है, एंड द सेंटर इज 0,-4, और सरकमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है एंड द पॉइंट इज √13,2, और ये दो पॉइंट्स के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो सीधा हम लोग रेडियस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, which is square root of √13 minus 0 का होल स्क्वायर टू माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, that is 13 plus 36, which is 49, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है 7, और यूनिट लिखना मत भूलना। नहीं, प्लीज मेक श्योर दैट स्क्वायर रूट जब हटता है ना तो स्क्वायर रूट के कारण प्लस माइनस नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, मैंने बताया भी है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, जैसे कि x² = 4, तब हम लोग x का वैल्यू +-2 लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पे x का दो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं, बट √4 का वैल्यू +-2 नहीं होता है, क्योंकि मैं ये चीज को क्लियर बहुत बार किया मैंने कि दो नेगेटिव क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना? तो डोंट थिंक दैट √4 का मतलब होता है 2 × 2 एंड -2 × -2 ऑल्सो, ये गलत है। रूट के अंदर दो नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। ओके, कॉपी करो। अब मैं एक बार बस मीडियन का मतलब समझा दूं, देखना एक बार। सपोज एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है मान लो एबीसी। अगर मान लो तुमको बोला जाए मीडियन टू बीसी, इसका मतलब क्या हुआ सुनने का, मतलब पॉइंट बी और सी का, मतलब ये वाला साइड का जो मिड पॉइंट है उसको और ए को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं बताओ? तो मीडियन टू बीसी बोलते हैं। समझ में सबको को? अगर मान लो बोला जाए मीडियन टू बीसी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीसी जो लाइन से जो साइड है उसके मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट मतलब समझ में आया ना सबको को? मतलब मिड पॉइंट निकाल के उसका कुछ नाम दे दो, मान लो डी या ई या एफ कुछ भी, और फिर ए और डी को जो लाइन जो ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं इसको बोलते हैं मीडियन टू बीसी। वैसे अगर मान लो बोला जाए मीडियन टू एसी, तो ए और सी का मिड पॉइंट निकालो और बी को ई से ज्वाइन कर दो,
ये हो गया मीडियन टू AC। अगर मान लो मीडियन टू AB बोला जाए, A और B का मिड पॉइंट निकाल के और C को इससे ज्वाइन कर दो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन टू AB। ऑलराइट एवरीवन, सो डू फास्ट। See why there are two answers in number 11. There are 2 points A and B. Joining them forms a line segment. If to find point P, which divides AB in the ratio 2:3, you can, I mean, because the points are not given in a specific order, so once you have to consider that it is 3:2 also. समझ में बात? मतलब point A यहाँ है, point B यहाँ पे है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि point B यहाँ पे है, point A यहाँ पे, because वो तो कोई एक order वहाँ तो specify नहीं किया है। तो इसीलिए क्या करना, एक बार रेशियो 3:2 ले लेना और एक बार 3:2 ऐसे ले लेना, या पॉइंट्स को इंटरचेंज कर देना, बात एक ही तो। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, नाउ जस्ट एक्सप्लेन यू नंबर 15। सर यस सर। सर इसको 2x और 3x लेके करके x का वैल्यू निकाल के वैसे करके नहीं होगा? समझा नहीं, नंबर 11। हाँ सर, नंबर 11 में जैसे आप 2:3 बोला ना, दो बार वैसे करिए सर। अगर 2x और 3x ले ले हाँ, तो उससे फायदा? तो उससे वैसे करके नहीं होगा सर, लाइक फिर x का वैल्यू अगर निकालने से हो जाए। नहीं, फायदा नहीं है, रेशियो तो ऑलरेडी पता है। तो जब रेशियो पता है, हम लोग डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करें? है कि नहीं? अगर हमको रेशियो पता है तो डायरेक्ट हम सेक्शन फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करें? यहाँ पे 2x 3x लेने का कोई फायदा नहीं, उतना मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। नाउ नंबर 15 देखना एक बार। Now see, question number 15. Question number 15 में क्या मतलब, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले ध्यान से समझो। See, we have a line segment. Joining the points A, it's A -2, -4, and B is 2, -10/3. All right. अब देखो क्या लिखा जाए, देखो क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। In what ratio does the point, there is a point, let's name that point as P, it is 1, -7/2. In what ratio does this point P divides AB? मतलब ये जो लाइन सेगमेंट AB है, ये लाइन सेगमेंट AB है, this line segment AB is divided by point P in what ratio? This is the question mark. यही हमको यहाँ पे जानना है। So let the ratio in which point P divides the line segment AB be k:1. Let the ratio be k:1. Now point to be noted कि क्यों ने मैंने यहाँ पे m:n नहीं लिया, क्यों मैंने k:1 लिया, मैं बता दूं, एक चीज को क्लियर कर दूं। तुम m:n लो, एक ही बात है, k:1 लो, बात बराबर। समझ में आया तो बात? अगर तुम m:n लोगे तो भी एक ही आंसर आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारा लॉजिक में कोई डिफरेंट आएगा। k:1 से होगा क्या कि अगर k का वैल्यू सपोज 2/3 आता है, सपोज k का वैल्यू 2/3 आता है, तो हम क्या करेंगे? 2/3:1 का मतलब क्या हो गया बताओ? टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय 2/3:1? 2:3 हुआ कि नहीं? मतलब बस इतना ही होगा कि तब k का वैल्यू 2/3 आ जाएगा, तो रेशियो 2:3 हो जाएगा। और अगर हम रेशियो n:n लेके करेंगे तो हो सकता है m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3 अलग अलग आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि m/n डायरेक्ट 2/3 इस तरह के फॉर्म में आ जाए। तो ऐसे अगर हम m:n ले या k:1 ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक्चुअली k:1 इसीलिए बेटर सोचा क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज मतलब अननोन चीज होगा, तो इसलिए मैंने बेटर सोचा k:1। अगर तुम m:n लेके कर रहे हो तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं बता देता हूँ कि सिचुएशन कहाँ पे आएगा। अगर हम m:n लेंगे तो क्या करना होगा, पहले मैं सम को कंप्लीट करूँ k:1। सो मैंने k:1 ले लिया। अब देखो ध्यान से, लेट्स फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वंस अगेन। सो अगर हम पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जाने तो ये जाएगा k × 2 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाय k + 1। ऑलराइट एवरीवन,
और अगर हम पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा k इंटू -10/3 प्लस 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ध्यान से, हम लोग को k का वैल्यू चाहिए, हमको पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट का एक्चुअल वैल्यू पता है कि क्या एक्चुअल वैल्यू बताओ तो 1। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये जो मैंने निकाला है ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, इसका मुझे एक्चुअल वैल्यू पता ही है, क्या बताओ तो 1। और अगर मैं इसको यूज करता तो मैं किससे इक्वलाइज करता, -7/2 से। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से k का वैल्यू क्या आ गया बताओ तो 3 आ गया। k का वैल्यू 3 आने का मतलब क्या हुआ, therefore the required ratio is k is to 1, मतलब k का वैल्यू 3 है तो आंसर क्या होगा 3:1। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी। You had taken suppose m and n, so situation will be इस तरह का कुछ situation आता, 2m equals to 3n, like I'm just taking example, इस तरह का कुछ एक situation आता जहां पे मुझे n को और n को एक तरफ रहना होता, कांस्टेंट को एक तरफ, तो यहां से डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं m is to n equals to 3:1। मतलब इस केस में क्या आता पता है, इस केस में आता m equals to 3n, that is m by n equals to 3/1, so m is to n equals to 3, that's all, ये चीज बस 3:1। समझ में ना मेरा, वही चीज, और कुछ इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, एक ही बात, बट हम के लिए एक अननोन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। Now everyone take out exercise 15C. Take out exercise 15C just now and try sum of 1 का 1. So everyone note down, you just complete everyone this 2 exercise का मैं selective sums भेज दूंगा, forward कर दूंगा, and please join tomorrow's class because in tomorrow's class I'll be starting slope का concept. Thank you everyone.